नमस्कार, मैं रत्नेश सोनी, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोत्तम भारतीय ऐप की पहचान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा की घोषणा की। स्पर्धा में शामिल होने के लिए ऐप का पहले से इस्तेमाल में होना जरूरी, हम में हो विश्व स्तर का ऐप बनाने की क्षमता। प्रधानमंत्री ने भाजपा के सेवा की संगठन इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कोरोना महामारी के वक्त जनसेवा कार्यों में लगे भाजपा कार्यकर्ताओं की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की प्रदेश में कोरोना स्थिति की समीक्षा। कहा, कोरोना वायरस और एक्टिव पॉजिटिव रोगी संख्या में कभी दूसरे क्रम पर रहा मध्य प्रदेश। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चंबल एक्सप्रेस वे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की चर्चा। चंबल एक्सप्रेस वे के लिए 781 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने कहा, चंबल क्षेत्र के समग्र विकास का मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश भर में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। पक्षकारों ने ऑनलाइन लोक अदालत के जरिए आपसी समन्वय से किया अपने विभिन्न प्रकरणों का निराकरण। और इंदौर के बीजासन रोड स्थित प्रशिक्षण केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बीएसएफ के नवारक्षकों की दीक्षांत परेड का हुआ आयोजन। 154 नवारक्षक देश की सेवा की शपथ लेकर बीएसएफ में हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोत्तम भारतीय ऐप की पहचान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा की घोषणा की। यह ऐप पहले से इस्तेमाल में होना चाहिए और इसमें विश्व स्तर का ऐप बनने की क्षमता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी समुदाय से आत्मनिर्भर भारत ऐप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अपील की। यह प्रतिस्पर्धा मौजूद ऐप को बढ़ावा देने और नए ऐप विकसित करने के लिए होगी। पीएम मोदी ने लिंक्डइन पर लिखे एक पोस्ट में कहा कि ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, मनोरंजन, कार्यालय कार्य और सोशल नेटवर्किंग के मौजूदा ऐप को बढ़ावा देने तथा नए ऐप विकसित करने के लिए सरकार पूरा सहयोग देगी। बेहतरीन और पेशेवर आईटी प्रोफेशनल्स के मामले में भारत दुनिया का सबसे साधन संपन्न देश है। अब देश को एप्लीकेशन यानी ऐप के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है। इसका मकसद है देश में इनोवेटिव ऐप का इकोसिस्टम तैयार करना। अपने ट्विटर अकाउंट पर इस चैलेंज का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, आज विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप समुदाय में अपार उत्साह है। इसके लिए @GOLMEITY और @Aim to Innovate मिलकर आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू कर रहे हैं। अपने लिंक्डइन अकाउंट पर चैलेंज के बारे में विस्तार से पीएम मोदी ने जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ये चैलेंज 2 ट्रैक पर चलेगा। पहला चैलेंज देश के मौजूदा ऐप को प्रोत्साहित करने का होगा। दूसरी चुनौती नए विश्व स्तरीय ऐप बनाने की। ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, व्यापार, मनोरंजन, सोशल नेटवर्किंग और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं ऐप को विकसित करने में और आगे बढ़ाने में सरकार की मिलेगी मदद। ट्रैक 1 मिशन मोड में चलेगा। 1 महीने के भीतर मौजूदा ऐप की होगी पहचान। ट्रैक 2 नए ऐप बनाने और उनको सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री ने देश की युवा पीढ़ी को परंपरागत खेलों को आगे बढ़ाने और बुजुर्गों की चुनौतियों को कम करने के लिए नए ऐप बनाने के सुझाव भी दिए। हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी, हमारे स्टार्टअप्स के लिए भी यहाँ एक नया अवसर है और मजबूत अवसर है। हम भारत के पारंपरिक इंडोर गेम्स को नए और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करें। उनसे जुड़ी चीजों को जुटाने वाले, सप्लाई करने वाले स्टार्टअप्स बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। और हमें ये भी याद रखना है, हमारे भारतीय खेल भी तो लोकल है और हम लोकल के लिए वोकल होने का प्रण पहले ही ले चुके हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है या फिर आपको लगता है कि कुछ अच्छा करने का दृष्टिकोण और क्षमता है, तो टेक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए। हाल ही में देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे के मद्देनजर 59 चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश में ऐसे ऐप बनेंगे जो न सिर्फ यहाँ की जरूरतें पूरा करेंगे बल्कि दुनिया के लिए भी जरूरी होंगे। सुधाकर दास,
डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के जरिए शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमारे लिए हमारा संगठन चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, हमारे इस संगठन का मतलब है सेवा। पीएम ने आग्रह करते हुए कहा कि हम हर मंडल की एक डिजिटल बुकलेट इस पूरे काम को समेटते हुए बनाएं, जिसमें कार्यकर्ताओं के सेवा कार्यों का उल्लेख किया गया। लॉकडाउन के दौरान देश भर में जरूरतमंदों की सेवा लोगों की पहली प्राथमिकता रही थी। एक पार्टी के तौर पर बीजेपी ने लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर काम किया। पार्टी की सभी राज्य इकाइयों ने इस दौरान सेवा ही संगठन कार्यक्रम चलाया, जिससे न केवल लोगों को खाना दिया गया बल्कि अन्य मदद भी की गई। शनिवार को पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की, जिसमें 7 राज्य इकाइयों की ओर से किए गए कामों की रिपोर्ट पेश की गई। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने 7 राज्यों की रिपोर्ट सुनी और फिर उस पर राय भी दी। प्रधानमंत्री ने राज्यों के कामों की तारीफ भी की। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी ने संबोधन किया। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जो किया वो सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी भी सत्ता को लाभ का माध्यम नहीं बनाया और निस्वार्थ सेवा पार्टी का संस्कार रहा है। हम लोगों ने राजनीति में सत्ता को सेवा का माध्यम माना। हमने कभी भी सत्ता को अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाया। निस्वार्थ सेवा ही हमारा संकल्प रहा है, हमारे संस्कार रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं का काम आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी समाज के हर वर्ग से जुड़ी हुई है। पीएम ने कार्यकर्ताओं को 7S का मंत्र दोहराया। पहला सेवा भाव, दूसरा संतुलन, तीसरा संयम, चौथा समन्वय, पांचवा सकारात्मकता, छठा सद्भावना और सातवां संवाद। बीजेपी के हर कार्यकर्ता के आचरण और नीति में इन दिनों इस कोरोना की लड़ाई में भरपूर रूप से इसका प्रभाव दिखाई दिया है और हर भाजपा के कार्यकर्ता के लिए ये गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने कोरोना की महामारी का जिक्र किया और कहा कि सबको सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। अभी त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी उतना ही है। इसके लिए खुद भी सावधानी बरतनी है और दूसरों को भी जागरूक करते रहना है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम की शुरुआत की। नड्डा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 8 लाख कार्यकर्ता सीधे लोगों की मदद के काम में लगे रहे। नड्डा ने लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के फैसलों की तारीफ की और कहा कि उन्होंने न केवल महामारी से सख्ती से निपटा बल्कि तमाम पैकेजों की मदद से गरीबों की मदद की। आपके फैसले, आपकी जन भागीदारी, जनता को साथ लेकर चलने की बात, सरकारों को, प्रदेश सरकारों को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में अपने साथ जोड़ करके चलने की बात और महत्वपूर्ण फैसले, बोल्ड फैसले जैसे लॉकडाउन करना, यह आपने लिया और इसकी तारीफ और इसकी ध्वनि विश्व के संगठनों ने भी उठाई। गौरतलब है कि कोरोना संकट के दौरान देश भर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम चलाया गया। 24 मार्च से 27 मई तक चले इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाज के हर वर्ग की सेवा की। इसके तहत फीड द नीड कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को खाना पहुंचाया। सेवा ही संगठन कार्यक्रम में 907 संगठनात्मक जिले और 13,796 संगठनात्मक मंडल शामिल थे। 8.23 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जन सेवा में जुटे थे। इस दौरान 22.18 करोड़ खाद्य पैकेट वितरित किए गए। इनके अलावा 5.04 करोड़ राशन किट वितरित किए गए। साथ ही 5.66 करोड़ फेस कवर लोगों तक पहुंचाए गए। 57.94 लाख कार्यकर्ताओं ने पीएम केयर्स फंड में अंशदान किया। 4.79 लाख कार्यकर्ताओं ने की वृद्धजन बीमारों की सेवा। #थैंक यू कोरोना वॉरियर्स हस्ताक्षर अभियान में 13.17 लाख बूथ शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राज्यों के
कार्यकर्ताओं से इस कार्यक्रम के अपने अनुभव के आधार पर हर मंडल की एक डिजिटल बुकलेट बनाने को कहा। पीएम ने कहा कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे भारत की सेवा कार्यों की हर जगह की डिजिटल बुक बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इसका डॉक्यूमेंटेशन कम से कम 3 भाषा में हो, एक मातृभाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी में। शैलेंद्र मिश्र के साथ डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पार्टी के कार्यक्रम सेवा ही संगठन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड महामारी के दौरान किए गए सेवा कार्यों का उल्लेख किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी जनसेवा के उद्देश्य के साथ लगातार कार्य करती रही है और यही पार्टी का आगे भी लक्ष्य रहेगा। बहुत से काम जो सोचा नहीं था, कैसे ये, एक तो हमारी दिक्कत ये थी कि हमने आपदा का काम एक विशेष स्थान पर एक विशेष समय के लिए किया, लेकिन पैन इंडिया सारे देश के लिए, और ये लंबे समय तक करना, कब तक करना इसका अंदाजा ना होना, और फिर भोजन पैकेट जरूरतमंद तक पहुंचाना, यह हम सब के लिए जो चैलेंज था। लेकिन आप जिस तरीके से हमें हमेशा प्रेरित करते रहे, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस काम में अपने आप को समावेश किया, जोड़ा और इस काम को अंजाम दिया, यह मैं कहना चाहता हूं। इसको हमने आगे बढ़ाया। आज हम ये कह सकते हैं कि लगभग 22 करोड़ हमारे कार्यकर्ताओं ने फूड पैकेट्स इन 68 दिनों में पहुंचाया। 22 करोड़ फूड पैकेट्स, भोजन की व्यवस्था की। लगभग 5 करोड़ राशन किट, जिसको हम लोगों ने मोदी राशन किट के नाम से वो बड़ा पॉपुलराइज हुआ, लोगों ने उसको पसंद किया, और मोदी किट के नाम से जो बांटा गया वो 15 दिन का राशन, 20 दिन का राशन और 1 महीने का राशन, ऐसे 5 करोड़ पैकेट बांटे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। ये हम आपसे, मैंने आपको बताया कि 5 करोड़ से ज्यादा फेस कवर बांटे गए। सभी महिला मंडल लगी, सभी महिला मोर्चा लगे, सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप लगे, और सभी एनजीओ को महिला मंडल ने प्रेरित करके इसमें जोड़ा, और मंत्रालय के साथ भी संबंध जोड़ करके इसमें ज्यादा से ज्यादा काम हुआ है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसी तरीके से पीएम केयर फंड में 58 लाख कार्यकर्ताओं को हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने प्रयास से जोड़ने का प्रयास किया। आरोग्य सेतु के साथ करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम किया गया। लगभग 8 लाख कार्यकर्ता इस काम में ऊपर से लेकर के नीचे तक लगे रहे। ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। और उसी तरीके से लगभग 13,800 मंडल में और 709 जिलों में इस काम को अंजाम दिया गया, इस काम को पूरा किया। मैं यहां यह भी चर्चा करना चाहता हूं कि यह पूरे फीड द नीडी कार्यक्रम में बहुत अनूठे अनुभव आए, बहुत सी चीजों को समझने का मौका मिला। नित्य प्रतिदिन नई नई समस्याएं आई और नित्य प्रतिदिन उन समस्याओं का समाधान करने का काम किया गया। मुझे याद है कि ये फीड द नीडी में पैकेट बांटने का काम से लेके आरोग्य सेतु और पीएम केयर फंड से जोड़कर फेस मास्क, फेस कवर देना, ये सब काम तो हमने किया ही, लेकिन एक बहुत ही अच्छा काम इसके दौरान हुआ, वो हुआ हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से। हमारे कार्यकर्ताओं ने हर एक प्रदेश में हेल्पलाइन सेंटर चलाया, और उस हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से जो जरूरतमंद को जो जरूरत थी, वो हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने जगह से उस हेल्पलाइन सेंटर को सूचित किया, और उसको सूचना देने के कारण उसने वहां पर उसका निवारण किया, कार्यकर्ताओं ने निवारण किया। यह हमको देखने को बहुत संतोष होता है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो यहां दिल्ली में पढ़ रहे थे, पूना में पढ़ रहे थे, महाराष्ट्र में पढ़ रहे थे, वो पेइंग गेस्ट थे। पहली तो उनकी समस्या आई कि वो किराया नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उनको निकालने की स्थिति भी आई। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को नॉर्थ ईस्ट से कार्यकर्ताओं ने फोन किया, और हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर वहां बातचीत करके उनके रहने का इंतजाम भी किया, और उनको लगातार भोजन पैकेट पहुंचाने का काम किया। यह हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए किया है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा कि हमें नहीं मालूम था कि इस तरीके से राजनीतिक दल भी काम कर सकता है, इस तरीके से राजनीतिक दल भी सामाजिक पक्ष हो सकता है। और उन्होंने अपने धन्यवाद भी दिया, अपना भी उन्होंने कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत में कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की प्रगति की शनिवार को समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग और नवोन्मेष सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप तथा कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उन्होंने किसानों की बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए खेत से उपभोक्ता के बीच की सभी कड़ियों में निवेश की आवश्यकता को रेखांकित किया। मोदी ने बाद में ट्विटर पर कहा कि भारत किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि क्षेत्र में शिक्षा को व्यापक महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने पारंपरिक कृषि ज्ञान पर गौरव है और इसे प्रौद्योगिकी के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि किसानों की आय को बढ़ा पाना सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री ने समीक्षा के दौरान क्लस्टर आधारित रणनीति पर जैविक और प्राकृतिक कृषि प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चंबल एक्सप्रेसवे के बनने से प्रदेश के बीहड़ एवं पिछड़े क्षेत्र को औद्योगिक सेक्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस प्रोजेक्ट को चंबल प्रोग्रेस वे के रूप में देखते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने चंबल एक्सप्रेसवे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें भारत माता के अंतर्गत मात्र 50% भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 421 करोड़ की 100% भूमि निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा प्रदेश सरकार आर्थिक सहयोग के रूप में मिट्टी एवं मुरम की रॉयल्टी के रूप में 330 करोड़ प्रदान करेगी और वन भूमि की अनुमतियों पर होने वाले व्यय के रूप में 30 करोड़ का व्यय भी स्वयं वहन करेगा। इस प्रकार राज्य शासन 781 करोड़ का सहयोग प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि एक्सप्रेस वे प्रदेश में 309 किलोमीटर लंबा होगा। यह श्योपुर, मुरैना एवं भिंड से होते हुए राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ेगा। यह मार्ग भिंड में गोल्डन आगरा कानपुर मार्ग, मुरैना में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एवं राजस्थान में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। आवागमन का मार्ग सहज एवं सुविधाजनक होने से क्षेत्र को औद्योगिक निवेश प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन द्वारा आर्थिक औद्योगिक विकास के लिए रक्षा उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, भारी उद्योग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक एवं ट्रांसपोर्ट उद्योग के रूप में विकसित किया जाएगा। चंबल एक्सप्रेसवे के लिए राशि स्वीकृत होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि आप सदैव विकास से जुड़े विषयों पर फास्ट ट्रैक मोड में फैसले लेते व काम करते हैं। सीएम ने कहा कि चंबल प्रोग्रेस वे केवल एक मार्ग नहीं होगा, इसके दोनों ओर हम आपके सहयोग से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे जिसमें विभिन्न उद्योग स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे को चंबल के विकास का मील का पत्थर बताया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। उस दिशा में मध्य प्रदेश ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। आज ही बैठक हुई जिसमें माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और केंद्रीय मंत्रालय के सारे ऑफिसर्स मौजूद थे, राजस्थान के अधिकारी भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुरैना, श्योपुर और भिंड तक संपूर्ण परियोजना जो राजस्थान की सीमा से एक तरफ, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ेगी। चंबल एक्सप्रेस वे, जिसको मैं प्रोग्रेस वे कहता हूं, बनाया जाएगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि भिंड में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मार्ग से ये जुड़ेगा, मुरैना में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से जुड़ेगा और राजस्थान में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जुड़ेगा। ये केवल एक रास्ता नहीं होगा, मार्ग नहीं होगा। इसमें हम प्रोजेक्ट के रोड के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाएंगे, रक्षा उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण
और भारी उद्योगों हेतु औद्योगिक क्षेत्र का विकास करेंगे, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक व ट्रांसपोर्ट क्षेत्रों का विकास करेंगे, बीच में पेट्रोल पंप के लिए स्थान छोड़ेंगे, बेसाइड एमिनिटीज बनाएंगे। चंबल वो क्षेत्र है जहां कभी डकैतों का आतंक हुआ करता था, डकैत हमने समाप्त कर दिए। अब वहां औद्योगिक विकास करना है, रोजगार के अवसर बढ़ाना है। और दिल्ली में कंजेशन के कारण कई लोग दिल्ली के बाहर आना चाहते हैं, और दिल्ली से मुरैना तक का सफर आज 3.5-4 घंटे में तय हो जाता है। इसलिए उद्योगपतियों को एक अपॉर्चुनिटी होगी, और यहां जो उद्योगपति उद्योग लगाएगा उसको विशेष पैकेज देंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने। इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से बात करेंगे। सचमुच में ये प्रोग्रेस वे चंबल संभाग के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, उस इलाके की तस्वीर बदल देगा। तेजी से सब स्वीकृतियां हो जाए, इसलिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हमने हाई पावर कमेटी बनाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी मैं चर्चा करूंगा, और जल्दी हम इसका काम प्रारंभ हो जाए, इसलिए सारी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। देश में कोविड-19 से रिकवरी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। यह केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए किए जा रहे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। देश में अब सक्रिय मामलों के मुकाबले स्वस्थ रोगियों की संख्या 1,58,793 अधिक है। इसके कारण कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर 60.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 14,335 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही देश में स्वस्थ होने वाले कुल रोगियों की संख्या बढ़कर 3,94,226 हो गई है। वर्तमान में देश में 2,35,433 सक्रिय रोगियों का उपचार किया जा रहा है। देश में प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के प्रसार के गंभीर प्रयासों के प्रतिदिन नमूनों की जांच की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस समय 1,087 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से 780 सरकारी क्षेत्र में और 307 निजी क्षेत्र में हैं। इन प्रयोगशालाओं में रियल टाइम और टीपीसीआर आधारित जांच प्रयोगशालाएं 584 हैं, जिनमें 366 सरकारी और 218 निजी शामिल हैं। ट्रू नेट आधारित जांच प्रयोगशालाएं 412 हैं, जिनमें 381 सरकारी और 31 निजी हैं। CBNAT आधारित जांच प्रयोगशालाएं 91 हैं, जिनमें 33 सरकारी और 58 निजी हैं। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 307 कोरोना पॉजिटिव मिले, वहीं 5 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए लोगों की बात की जाए तो 185 कोरोना सर्वाइवर स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 51, इंदौर में 34, मुरैना में 78, ग्वालियर में 28 कोरोना पॉजिटिव मिले। नए मामले मिलने के बाद अब कुल पॉजिटिव मामले 14,406 हो गए हैं। वहीं कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 598 हो गया है। सबसे ज़्यादा इंदौर में 241, भोपाल में 105, उज्जैन में 71, खंडवा में 17, जबलपुर 14, देवास 10, सागर में 21, बुरहानपुर में 23, खरगोन में 15 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज़्यादा इंदौर में 4,810, भोपाल में 2,984 कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं कंटेनमेंट क्षेत्र की बात की जाए तो 1,029 कंटेनमेंट तय किए गए हैं। स्वस्थ हुए कोरोना सर्वाइवर की बात की जाए तो 11,234 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की बात की जाए तो अब कुल 2,772 एक्टिव केसेस हैं। प्रदेश में सभी 52 जिलों में कोरोना संक्रमण है। राहत की खबर, वर्तमान में एक्टिव केसेस का आंकड़ा कुल स्वस्थ हुए लोगों के आंकड़े से कम है। इंदौर जिले में शनिवार को 23 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि नेगेटिव रिपोर्ट की संख्या 1,238 रही। शनिवार को 1,271 सैंपल टेस्ट की रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि अब तक इंदौर जिले में 91,459 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,833 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 244 लोगों की जानें जा चुकी हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उपचार से स्वस्थ होने पर कुल 45 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं अब तक इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने पर 3,772 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई।
जिले में अब 817 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अभी भी उपचार चल रहा है, जबकि विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों से 4,594 लोगों को छुट्टी दी गई है। इंदौर जिले का रिकवरी रेट 78.04% हो गया है, जबकि जिले का डेथ रेट 5.04% है। अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर कुवैत से इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट चार्टर्ड फ्लाइट 153 यात्री एवं एक इन्फेंट यात्री इस तरह से कुल 154 यात्रियों को लेकर के इंदौर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को लेकर के आई, जिनमें से करीब 12 यात्री इंदौर के थे जिन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होटल लेमेंट्री में कराया जा रहा है। अन्य बचे यात्रियों को उनके संबंधित जिलों में भेजा जाएगा, जहां उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 7 दिवस के लिए कराया जाएगा। प्रदेश के बड़वानी जिले में कोरोना के कई संक्रमित मिले हैं। जिले में अब कोरोना ने ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसारना आरंभ कर दिया है। जिले में पिछले 10 दिनों से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, उसमें से अधिकांश ग्रामीण अंचलों से हैं। जिले के राजपुर, ठीकरी, बाल समुद्र, सेंधवा तथा बड़वानी में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। जिले के महाराष्ट्र की सीमा से लगे सेंधवा क्षेत्र में अधिकतर मरीज पाए जा रहे हैं। जिले में कल प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 7 कोरोना पॉजिटिव नए मरीज जाने से अभी तक पाए गए कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 127 हो गई है। जिले में राहत की बात यह है कि अभी तक 103 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर भी चले गए हैं। 4 संक्रमितों की मौत हुई है, वहीं बाकी अन्य कोरोना सर्वाइवर का इलाज चल रहा है। कोरोना को देखते हुए सबसे पहले हम लोग सभी ग्रामवासियों को, नगरवासियों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पहले भी लॉकडाउन के समय लोगों ने काफ़ी अनुशासन दिखाया था और अभी भी हम लोग यही अपेक्षा कर रहे हैं कि थोड़ा अनुशासन रखें। और मैं जैसे सेंधवा में निर्णय लिया गया है, सेंधवा में लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि उस संडे को मार्केट बंद रखेंगे। इसी प्रकार से बाकी जगह भी हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि लोग स्वयं अनुशासित होकर इस बड़ी लड़ाई में योगदान देंगे। हमारी जो सीमा है महाराष्ट्र के जिलों से लगी हुई है और महाराष्ट्र में हम लोग जानते हैं कि संक्रमण थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि वहाँ के लोगों को जागरूक करें। जो स्पेशली जो हमारे जो सीमावर्ती ज़िले से लगे हुए जो गांव हैं हमारे, उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा अवेयर करें। और जो हम लोग जानते हैं कि 2 गज की दूरी मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, लगातार हाथों को साबुन से धोना है या सैनिटाइजर से साफ करना है, इन चीज़ों का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा किल कोरोना जो सर्वे चल रहा है उसमें भी लोगों ने यही प्रयास किया है कि ऐसे जितने लोग जो सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं उन सभी का हम लोग सैंपल कराएं, जिससे कि इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। कल जिले में 7 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकले हैं और उनको मिलाकर के कुल 126 केस जिले में अभी तक हो चुके हैं। 102 केस उपचार के बाद में डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं और 20 केस का भी जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में हमने 324 टीमों का गठन किया है। अभी किल कोरोना अभियान 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 324 टीमों का गठन हमने ग्रामीण क्षेत्रों में किया है। इसमें 2 तरह के दल हैं, पायलट दल और सर्वे दल। तो पायलट दल में आशा और एएनएम के द्वारा, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा हाउस टू हाउस जाकर के जानकारी एकत्रित की जा रही है। सर्दी जुकाम बुखार के मरीज, दस्त, गर्भवती माताएं, बच्चे, और ये जानकारी जिन घरों में पाई जा रही है वो फिर सर्वे दल को दी जाती है और सर्वे दल के द्वारा उनका परीक्षण करके एमयू से जिनकी सैंपल की जरूरत है उनका सैंपल लिया जा रहा है। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने शनिवार को आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में कोरोना संबंधी अपडेट देने के साथ साथ किल कोरोना अभियान के तहत घर घर किए जा रहे स्वास्थ्य सर्वे की चौथे दिन की प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने रविवार को रखे जाने वाले जनता बंद में लोगों से सहयोग करने का आह्वान भी किया। साथ ही जिले की 10वीं बोर्ड परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। पिछले साल भी हमने बड़ी संख्या में आप लोगों के सहयोग से, सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी से मदन महल में वृक्षारोपण कराया था, जो बहुत अच्छा है वर्तमान स्थिति में। वहाँ और वृक्षारोपण होना है, नर्मदा जी के किनारे वृक्षारोपण होना है। इन सब चीज़ों को देखते हुए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे वृक्षारोपण हेतु एक लिंक बनाई गई है, जिसपे विवरण है कि कहाँ कहाँ वृक्षारोपण के लिए जगह उपलब्ध है। सामाजिक संस्थाएं, NGOs
वॉलंटियर्स उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उस वृक्षारोपण में भागीदारी कर सकते हैं। आप सबसे आग्रह है कि वृक्षारोपण में अवश्य भागीदारी करें। सीओ स्मार्ट सिटी इस काम को देख रहे हैं और रेड क्रॉस के सचिव आशीष दीक्षित इस काम को देख रहे हैं, तो कोई भी आवश्यकता होने पे उन दोनों अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। सार्थक लाइट ऐप आया है जो कि बहुत अच्छा ऐप है। कोरोना को लेके जो सर्वे हो रहा है वो भी सार्थक के माध्यम से हो रहा है। लाइव डाटा उसमें मिलता है, हर जिले की जानकारी, हमारे जबलपुर के जिले की जानकारी, सभी जगह की जानकारी उसमें है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड मोबाइल में सार्थक लाइट ऐप अधिक से अधिक संख्या में आप लोग डाउनलोड करें और कोरोना से संबंधित सारे अपडेट उसमें आपको रहेंगे। आप सब बड़ी संख्या में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं के मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 10वीं के आज रिजल्ट घोषित किए गए। बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएं मेरिट लिस्ट में आए हैं, उन सबको बधाई। हमारा रिजल्ट भी 61.52% रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 8% की वृद्धि हुई है। शासकीय स्कूलों का रिजल्ट अशासकीय स्कूलों से अच्छा रहा है, बेहतर रहा है। तो जो सभी छात्र छात्राएं हैं जो अच्छे नंबर लाए हैं, पास हुए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे शिक्षा विभाग के अमले ने बहुत मेहनत की है, अच्छा परिणाम में सुधार हुआ है। सारे जिला शिक्षा अधिकारी सहित सभी शिक्षक साथियों को, पूरे अमले को बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं वो भी दुखी नहीं होना है, उनको मन छोटा नहीं करना है, फिर प्रयास करना है। बेहतर प्रयास के आधार पे आप अगले साल अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से आप आगे के लिए कोशिश कीजिए, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल एक परीक्षा थी, उस परीक्षा के आधार पे आप अपने आप को जज ना करें और बेहतर करें और अच्छा करने की सोचें। रोको टोको अभियान लगातार चलाने की ज़रूरत है और लोग सही मास्क लगाएं, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जो किल कोरोना अभियान चल रहा है उसमें सबका सहयोग मिले। पॉजिटिव केस जो स्वस्थ होके अपने घर पहुंच रहे हैं उनके प्रति अच्छा व्यवहार किया जाए। सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोरोना के दौरान, वो रुके नहीं, आगे भी उनके काम की ज़रूरत है। जागरूकता में, फिजिकल डिस्टेंसिंग में, लोगों को समझाने में। कई लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से भी समझाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के रोजगार और बाकी आर्थिक स्थिति में समस्या हुई है। तो इस काम में लगातार सामाजिक संस्थाएं आगे आएं, सहयोग करते रहें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समस्त कलेक्टर को निर्देश दिए कि किल कोरोना अभियान में डोर टू डोर सर्वे में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की जांच के साथ ही मलेरिया और अन्य व्याधियों की पहचान कर रोगियों का इलाज सुनिश्चित करें। हर जिले में अधिकाधिक सैंपलिंग भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सर्वे से पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या निश्चित ही बढ़ेगी, लेकिन प्रत्येक रोगी को आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाएं। प्रत्येक जिले में किल कोरोना अभियान में अधिक से अधिक सैंपलिंग कार्य हो और सार्वजनिक स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश एक्टिव प्रकरणों के लिहाज से शुरुआत में देश में दूसरे क्रम पर था। सघन प्रयासों से स्थिति में इतना सुधार हुआ है कि मध्य प्रदेश अब 15वें क्रम पर है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पूर्व में मध्य प्रदेश दूसरे, तीसरे, चौथे क्रम पर था। प्रदेश में संचालित किल कोरोना अभियान में पॉजिटिव प्रकरण की जल्द पहचान होने से रोगी का समय पर मिले उपचार से जल्द स्वस्थ होने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में सफल हुए बच्चों को बधाई देते हुए भिंड के अभिनव शर्मा को प्रथम, गुना के लक्षदीप धाकड़ को द्वितीय और प्रियांश रघुवंशी को प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर विशेष बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में यदि अपेक्षा अनुरूप किसी विद्यार्थी का परिणाम न आया हो, वह असफल हुआ हो, तो भी दुखी और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में अभी और भी बहुत मौके मिलेंगे। कई परीक्षाओं में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, जिसमें ये विद्यार्थी भी विजयी होंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव है। मध्य प्रदेश हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के परिणाम आए हैं।
62.84 नियमित विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले नियमित छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत में 1.52% की वृद्धि हुई है। इस बार भी छात्रों के मुकाबले छात्राएं मतलब भांजियों के मुकाबले भांजियां ज्यादा सफल हुई हैं। भांजियों की सफलता का प्रतिशत 65.87 है और हमारे बेटे भांजे 60.09% सफल हुए हैं। मैं सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को, बेटे बेटियों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं मेरिट में जो बच्चे आए हैं, 10 मेरे बेटे बेटी जिन्होंने 300 में से 300 अंक प्राप्त करके मेरिट में पहला स्थान प्राप्त किया है, मैं उनको बधाई के साथ साथ उनका अभिनंदन भी करता हूं। और क्यों उनका अभिनंदन नहीं, उनके गुरुओं का अभिनंदन जिन्होंने उनको शिक्षा दी है। और माता पिता भी प्रेरित करने में गुरु के समान होते हैं। पालकों का भी अभिनंदन करता हूं। लेकिन विशेष रूप से मेरा उन बेटे बेटियों को जो सफल नहीं हुए, ये कहना है कि निराश कतई ना हो, हताश कतई ना हो। एक और अवसर है रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत। हम उस अवसर का लाभ उठा के सफल हो सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं। और उत्तीर्ण का मतलब ये नहीं है कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। असफलता हमारे रास्ते बंद नहीं करती, बल्कि कई बार बहुत कुछ सिखाती है। जो कमियां रह गई होंगी उसको पूरा करेंगे और मेहनत करेंगे तो कल फिर सफल होंगे। आपके सामने पूरा आसमान खुला हुआ है उड़ान भरने के लिए। एक बार फिर प्रयास करें और सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरे सभी भांजे भांजियों को असीम स्नेह प्यार। आप परिश्रम करें, मेहनत करें। मुझे विश्वास है कि आपने जो सपने देखे हैं वो सपने साकार होंगे। बहुत बहुत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसी भी स्थिति में अपराध सहन नहीं होंगे। श्री चौहान ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध बढ़ने के लिए जिम्मेदार और दोषी अधिकारियों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुलिस बिना किसी दबाव के काम करे, इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घटना हुई तो टीआई थानेदार ही नहीं, वरिष्ठ अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि किसी की चिंता ना करें, कोई अपराधियों को संरक्षण ना दे, जो देगा उसे मैं देख लूंगा। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए भी सावधानी रखी जाए। कानून व्यवस्था प्रथम प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यदि ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए। दूसरे राज्यों से अपराध होते हैं तो वहां के अधिकारियों का सहयोग अपराध खत्म करने में लिया जाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ अपराध बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अपराधियों को क्रश करें, अपराधियों में पुलिस का खौफ रहे। मुख्यमंत्री चौहान ने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि बदमाशों की सूची बनाइए, ये समाज के दुश्मन हैं, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मानसून का आगमन हो चुका है, ऐसी स्थिति में कुछ जिलों में निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आमजन को बाढ़ से बचाएं, इसके लिए जिला प्रशासन आवश्यक प्रबंध करे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैंक कर्मचारियों के नाम पर कुछ लोग वित्तीय अपराध भी कर रहे हैं, इन्हें रोकें और माफिया चिट फंड वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया।
मंदसौर में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर विजय कुमार पांडे एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रईस खान के मार्गदर्शन में सभी दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए लोक अदालत आयोजित की गई। इस दौरान पक्षकारों ने विभिन्न प्रकरणों का आपसी समन्वय से निराकरण किया। जो पक्षकार इस ऑनलाइन लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण कराना चाहते थे उन्होंने अपने अधिवक्ताओं से संपर्क स्थापित कर प्रकरण में राजीनामा करके इस लोक अदालत का लाभ उठाया। इस लोक अदालत के लिए पूरे जिले में 10 खंडपीठों का गठन किया गया था। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विजय कुमार पांडे के मार्गदर्शन में आज ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत को आयोजित करने का मकसद यही है कि जो अप्रैल माह और जुलाई माह में जो नेशनल लोक अदालत आयोजित होना थी वो कोविड-19 महामारी के चलते निरस्त की गई है। इसलिए ऑनलाइन लोक अदालत के माध्यम से जो प्रकरण क्लेम प्रकरण MACT नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चेक बाउंस के केस और भी जो अन्य राजीनामा योग्य केस है जैसे इलेक्ट्रिक के मामले, उन मामलों को भी इस लोक अदालत में ऑनलाइन लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले इस लोक अदालत के माध्यम से निपटेंगे। मैं आमजन को ये भी मैसेज देना चाहता हूं कि इस लोक अदालत में मामले निपटने में वो सभी लाभ प्राप्त होंगे जो कि नियमित लोक अदालत जो आयोजित होती है उनमें पक्षकारों को प्राप्त होते हैं। जैसे न्याय शुल्क की वापसी पक्षकारों को होती है, उसी प्रकार के जो भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं नियमित के इस लोक अदालत में भी वो लाभ पक्षकारों को प्राप्त होंगे। तो पक्षकारों से ये अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले इस ऑनलाइन लोक अदालत जो कि एक नई तकनीक है इसके माध्यम से निपटाएं। अब्दुल कादर मंसूरी एडवोकेट, मेरे द्वारा 125 का प्रकरण वर्षा की ओर से मनीष के विरुद्ध लगाया गया था जो अहमदाबाद में रहता है। ये ऑनलाइन के माध्यम से आज 4 जुलाई को उनके आपस में कंप्रोमाइज़ कराया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से इतना उनको बचत हुई कि एक तो न्यायालय में उनको आना नहीं पड़ा, समय की बचत, पैसे की बचत। तो मैं इस ऑनलाइन के माध्यम से जो लोक अदालत का कार्य प्रारंभ हुआ है इसकी मैं सराहना करता हूँ और आगे इसी तरह से ऑनलाइन के माध्यम से ऐसे प्रकरण निपटें और 2 बिछड़े हुए पति पत्नी को आज फिर हमने मिलाया। थैंक यू, धन्यवाद। मंदसौर रीवा जिले में भी मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा द्वारा ऑनलाइन विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। रीवा में विशेष लोक अदालत का आयोजन का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना काल में समस्त मापदंडों का पालन करते हुए दीप प्रज्वलित कर किया गया। ऑनलाइन लोक अदालत में मोटर क्लेम के 21 प्रकरण में 23,91,000 रुपये की समझौता राशि के 42 व्यक्ति लाभान्वित हुए। 3 दांडिक प्रकरण, 2 सिविल प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण एवं 2 अन्य प्रकरण समेत कुल 34 प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते से किया गया एवं कुल समझौता राशि 27,88,000 के अवार्ड पारित किया गया। कोरोना संकट काल के बीच सरकार ने विभिन्न जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। बुरहानपुर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियमित टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना संकट काल के बीच बुरहानपुर जिले में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। टीकाकरण में लगे कर्मियों द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को टीका लगाने के पूर्व ग्लव्स पहनने सहित अपने हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को करीब 9 तरह के टीके लगाए जाते हैं। ये टीके पोलियो, रोटा वायरस, दस्त, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, खसरा और हिप निमोनिया जैसी कई गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। यहाँ RTA के पैकेट दिए जाते हैं। 4 साल का बच्चा है मेरा और उस पैकेट को हम रोज़ बच्चों को पकाकर घर में खिलवाते हैं। और यहाँ बालवाड़ी में बच्चों का वज़न होता है, उन्हें दवाई वगैरह सब मिलती है और सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइज़र वगैरह सब किया जाता है।
होता है, हर महीने टीकाकरण होता है, यहाँ वजन होता है बच्चों का। हमारे आंगनवाड़ी में जो भी हितग्राही आए टीका लगाने के लिए उनको सैनिटाइज किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें टीकाकरण किया गया उनका। और उन्हें जो आरटी के तहत सत्तू और दलिया के पैकेट बांटे गए जो घर पे बच्चों को बना के खिलाएंगी, माताएं बना के खिलाएंगी। और महिलाओं को जो कोरोना की बीमारी चल रही है उसके बारे में बताया गया कि कैसे हमें साफ सफाई रखनी है, कहीं बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसके बारे में बताया गया। हाथ धोने के बारे में बताया गया कि हाथ कैसे धोने हैं, साफ सफाई कैसे रखनी है, इसके बारे में आज हमने बताया। हमने ग्राम चापोरा में आंगनबाड़ी क्रमांक 5 में टीकाकरण किया गया, जिसमें हमने मतलब 1.5 महीने से लेकर तो 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया। हमने गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया। उसमें हमने सबसे पहले बाइयों को और बच्चों को मास्क लगा के ही डिस्टेंस दूरियां बना के हमने टीकाकरण किया है। और 5 के बाइयों को हमने अंदर बुला के दूरी बना के टीकाकरण किया है। हर बच्चे के चेहरे पे मास्क लगवाया है, माता के चेहरे पे मास्क लगवाया है। सैनिटाइजरी से बाइयों को लोग ने सैनिटाइजरी करवाया है और तभी हमने टीकाकरण किया है। पोलियो और रोटा वायरस ये हमने फर्स्ट डोज में पिलाया है। सेकंड डोज में हमने बच्चों को पेंटा का टीका लगाया है। गर्भवती माताओं का हमने वजन लिया है, गर्भवती माताओं का बीपी लिया है, गर्भवती माताओं को आयरन के बारे में, टैबलेट आयरन के बारे में, टैबलेट कैल्शियम के बारे में समझाया है और खान पीन के बारे में बताया गर्भवती माताओं को कि अपना वेट कैसे बढ़ाना है, अपने शिशु का कैसे ध्यान देना है। और 9 महीने के बच्चे उनको हम लोग ने मीजल्स का टीका लगाया है, साथ में पीसीवी का टीका लगाया है, विटामिन ए की दवाई पिलाई है। कोरोना संकट के चलते गरीब बच्चों का टीकाकरण और पोषण का बुनियादी काम प्रभावित न हो, इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीकाकरण किया जा रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को चिन्हित कर टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं का वजन, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर आदि की जाँच भी की जा रही है। टीकाकरण का दिवस है जो चापोरा केंद्र क्रमांक 5 में किया गया है। इसमें हमने हितग्राहियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइज करते हुए टीकाकरण की पूरी गतिविधि को व्यवस्थित तरीके से किया गया है और आरटी और कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाई गई है, जिससे ये लोग इस बीमारी से कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इनको आगे भी करना है, साफ सफाई और मास्क का प्रयोग निरंतर करना है। और हमारे जो पोषण आहार है आरटी जो हम अभी दे रहे हैं, कच्चा आरटी सत्तू दलिया जो बच्चों को हम दे रहे हैं और गर्भवती धात्री महिलाओं को भी दे रहे हैं, जो उन्हें घर पर साफ सुथरे और सुरक्षित तरीके से बना के खाना है, उसके बारे में समझाइश दी गई। शासन निर्देश अनुसार जो ग्राम आरोग्य केंद्र है उनमें हमको स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसमें हम बच्चों की वृद्धि निगरानी कर रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार प्रतिदिन 5 बच्चों का वजन और लंबाई ऊंचाई मापन किया जा रहा है। इन बच्चों को चिन्हित करके एनआरसी में रेफर करने का भी काम किया जा रहा है। और साथ ही इस कोविड महामारी के संकट से निपटने के लिए सभी को यह समझाइश दी जा रही है कि आपको मास्क लगा के रखना है, बार बार हाथ धोना है और बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चों को कुछ भी खिलाने से, उनको हाथ में लेने पर उनको हाथों को सैनिटाइज करना है या उसको साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। इस तरह की समझाइश दी जा रही है। इसमें हमने गर्भवती माताओं की जांच, एनसी चेकअप, टीकाकरण और वृद्धि निगरानी ये प्रकार की सेवाएं आज संचालित की है इसमें। और हमने ये लोगों को बताया है कि आज वर्तमान में हमारे जो ग्राम स्तर पर आरोग्य केंद्र हैं इसके बारे में वो जाने और इसका जो आरोग्य केंद्र उपलब्ध दवाइयाँ हैं उसका भी लाभ लें। और इस महामारी के दौरान हमको ये लगा है कि हमारी जो स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं हैं इसके बारे में समुदाय को काफ़ी जागरूक होना चाहिए और इनकी सेवाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। जैसा कि आपको विदित है, कोविड-19 के कारण हमारे आरोग्य केंद्र जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित होते थे वो कुछ समय के लिए बंद रहे, क्योंकि बुरहानपुर ज़िले में कोरोना पॉजिटिव केसेस काफ़ी ज़्यादा अचानक बढ़ गए थे, तो टीकाकरण की गतिविधियाँ भी प्रभावित हुई थी। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के कर्मी सर्वे आदि के कार्यों में लगे हुए थे, तो कुछ समय हमारा टीकाकरण कार्य प्रभावित रहा। परंतु हमने आरोग्य केंद्रों को भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रारंभ कर दिया है। माननीय कलेक्टर सर के भी निर्देश थे कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी स्वास्थ्य जांच होना है, जिन्हें टीकाकरण होना है, उनको सारी सुविधाएं दी जाना है। तो हमारे आरोग्य केंद्र
सारे हमने प्रारंभ कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 262 आरोग्य केंद्र थे जो प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें नियमित रूप से बच्चों का टीकाकरण भी हो रहा है, गर्भवती महिलाओं की जांच भी हो रही है। साथ ही हम बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग का काम भी हमने प्रारंभ कर दिया है। कोरोना संकट काल के बावजूद टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में लगे हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी यकीनन किसी कोरोना योद्धा से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। दर्शकों, हाल ही में एक व्हाट्सएप मैसेज में कथित तौर पर पीएम मोदी द्वारा लेह के सामान्य अस्पताल में अपनी यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधा की स्थिति के बारे में आरोप लगाया गया है और इसे प्रायोजित बताया जा रहा है। पोस्ट में कहा जा रहा है कि इस तरह की सुविधाएं अस्पतालों में नहीं हुआ करती हैं। जब पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने इस मैसेज की सच्चाई पता करने की कोशिश की तो पता चला इस तरह के आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण हैं। यह सुविधा सामान्य अस्पताल परिसर का हिस्सा है। इस तरह की पोस्ट पर विश्वास न करने की हम आपसे अपील करते हैं। हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि सोशल मीडिया या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म की भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन खबरों पर कतई भरोसा न करें। आप ट्विटर पर पीआईबी फैक्ट चेक पेज को लाइक करके वहां से मिलने वाली जानकारी के जरिए भी इस तरह की अपुष्ट खबरों या अफवाहों से सचेत रह सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल के इंदौर में बिजासन रोड स्थित प्रशिक्षण केंद्र में 154 नव आरक्षक देश की रक्षा की शपथ लेकर बीएसएफ की सेवा में शामिल हुए। बीएसएफ के कमांडेंट प्रशिक्षण श्री ललित कुमार हुरमरे के मुख्य आतिथ्य में आयोजित दीक्षांत समारोह में नव आरक्षकों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आकर्षक परेड निकाली। प्रशिक्षण के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षकों को मेडल और शील्ड देकर पुरस्कृत भी किया गया। प्रतिज्ञा करता हूं कि कानून द्वारा निश्चित किया हुआ भारत के संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा और मैं भारत की सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से वफादार रहूंगा। मुझे जहाँ कहीं भी जंग, थल। अब बुलेटिन में वक्त है 5 मिनट 15 खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोत्तम भारतीय ऐप की पहचान करने के लिए की आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा की घोषणा। स्पर्धा में शामिल होने के लिए ऐप का पहले से इस्तेमाल में होना जरूरी, हम में हो विश्व स्तर का ऐप बनाने की क्षमता। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चंबल एक्सप्रेस वे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की चर्चा। चंबल एक्सप्रेस वे के लिए 781 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने कहा चंबल क्षेत्र के समग्र विकास का मील का पत्थर साबित होगा चंबल एक्सप्रेस वे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा। अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कहा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी जिम्मेदारी तय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित बैठक में 2358.75 करोड़ की सावेर उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री सिंचाई परियोजना की आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए परियोजना के कार्य प्रारंभ करने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में शनिवार को बीते 24 घंटे में मिले 307 नए मामलों के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 14,600 के पार। राज्य में 598 संक्रमितों की हुई मौत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की प्रदेश में कोरोना स्थिति की समीक्षा। कहा कोरोना वायरस और एक्टिव पॉजिटिव रोगी संख्या में कभी दूसरे क्रम पर रहा। मध्य प्रदेश अब 15वें स्थान पर आया। प्रदेश का रिकवरी रेट 76.9%। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 60% से ज्यादा। मध्य प्रदेश में भी अब तक 76% से ज्यादा यानी 11,200 से ज्यादा कोरोना सर्वाइवर हुए स्वस्थ। राज्य के सभी जिलों में स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं कोरोना सर्वाइवर। इंदौर के बिजासन रोड स्थित प्रशिक्षण केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बीएसएफ के नव आरक्षकों की दीक्षांत परेड का हुआ आयोजन। 154 नव आरक्षक देश की सेवा की शपथ लेकर बीएसएफ में हुए शामिल। देश भर में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन।
पक्षकारों ने ऑनलाइन लोक अदालत के जरिए आपसी समन्वय से किया अपने विभिन्न प्रकरणों का निराकरण। सरकार ने ऐतिहासिक रूप से संरक्षित इमारतों को पर्यटकों के लिए खोलने को दी इजाजत। देश भर के एएसआई द्वारा देखरेख किए जा रहे स्मारकों को खोलने का लिया है सरकार ने फैसला। 6 जुलाई से खोली जाएंगी नॉन कंटेनमेंट जोन में शामिल ऐतिहासिक इमारतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को राज्य में मिल रहा है अच्छा प्रतिसाद। श्रमिकों में इस अभियान के शुरू होने से जागी एक उम्मीद का किरण। अपने गृह ग्राम में ही मिल सकेगा रोजगार। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मनाए जा रहे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया कार्यक्रम को संबोधित। कहा, दुनिया में आज के दौर में मौजूद असाधारण चुनौतियों से निपटने में बुद्ध की शिक्षाओं से ही मिल सकता है रास्ता। खंडवा की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली दादाजी धूनी धाम में इस बार गुरु पूर्णिमा पर कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए प्रतिबंधों के कारण नहीं उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। हर वर्ष देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। प्रधानमंत्री ने भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कोरोना महामारी के वक्त जनसेवा कार्यों में लगे भाजपा कार्यकर्ताओं की पीएम ने की सराहना। कहा, कार्यकर्ता मंडल स्तर पर सेवा के कामों की बनाए डिजिटल बुक। भोपाल संभाग सहित राज्य के अनेक हिस्सों में मानसून की सक्रियता से हो रही है बारिश। राजधानी समेत प्रदेश के कुछ भागों में मौसम विभाग ने तेज बारिश की जताई संभावना। दिन में धूप खिलने और दोपहर बाद देखा जा रहा है बारिश का सिलसिला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोत्तम भारतीय ऐप की पहचान करने के लिए की आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा की घोषणा। स्पर्धा में शामिल होने के लिए ऐप का पहले से इस्तेमाल में होना जरूरी। हम में हो विश्व स्तर का ऐप बनाने की क्षमता। प्रधानमंत्री ने भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कोरोना महामारी के वक्त जन सेवा कार्यों में लगे भाजपा कार्यकर्ताओं की पीएम ने की सराहना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की प्रदेश में कोरोना स्थिति की समीक्षा। कहा, कोरोना वायरस और एक्टिव पॉजिटिव रोगी संख्या में कभी दूसरे क्रम पर रहा मध्य प्रदेश, अब 15वें स्थान पर आया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी चंबल एक्सप्रेसवे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की चर्चा। चंबल एक्सप्रेसवे के लिए 781 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने कहा, चंबल क्षेत्र के समग्र विकास की मील का पत्थर होगा चंबल एक्सप्रेसवे। देश भर में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। पक्षकारों ने ऑनलाइन लोक अदालत के जरिए आपसी समन्वय से किया अपने विभिन्न प्रकरणों का निराकरण। और इंदौर के बीजासन रोड स्थित प्रशिक्षण केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बीएसएफ के नव आरक्षकों की दीक्षांत परेड का हुआ आयोजन। बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।